नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बैंकिंग मैट्रिक्स में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो LICW एग्ज़ाम्स का जो प्रीलिम्स है 3 अक्टूबर को, उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी देखेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में एक प्रो टिप भी बताई है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। ये तो है हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 मिनट में करने हैं, जिसमें से 18 नंबर लाने जरूरी है हमारे लिए। सेम क्वांट के लिए 18 नंबर लाने हैं और इंग्लिश के लिए हमें लेके आने हैं 10 नंबर। और ये तीनों सेक्शन अगर इनमें से किसी में भी इससे कम रहेंगे, इन पर्टिकुलर इनमें से, तो वो सेक्शन हमारा क्लियर नहीं होगा और हमारा पेपर नहीं क्लियर होगा। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इंग्लिश जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इंग्लिश में हमें 10 नंबर लाने हैं, वो हमारे कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। इसमें जो हमारी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 70 बनेगी। अब इंग्लिश को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश 30 नंबर की है, उसमें से हमें सबसे पहले फिलर्स अटेम्प्ट करने हैं, फिर क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और सबसे लास्ट में हमें RC अटेम्प्ट करनी है। उसके बीच में आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस टाइम में आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो आप फिलर्स करो, चाहे वो सिंगल फिलर्स आए या डबल फिलर्स वाले आए क्वेश्चन आए। 2 नंबर पे आपको करना क्लोज टेस्ट, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप RC रखिएगा। बाकी बीच में आप एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो भी आए वो सब कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इसमें इसका जो सीक्वेंस है वो इसमें सेट कर सकते हैं सीक्वेंस, ठीक है। बाकी इस इंग्लिश में हमें 10 नंबर लेके आने हैं, तो इतना सब करेंगे तो उसमें 10 नंबर हमारे आराम से आ जाएंगे। इसमें एक चीज़ इंश्योर करिएगा कि आप जो अटैम्प्ट है ना वो 30 के 30 आप अटैम्प्ट करें इसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अटैम्प्ट हमें पूरे करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तरफ पजल्स हैं और एक तरफ है स्कोर बूस्टर। अब रीजनिंग में आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट का, वो ये रहेगा। सबसे पहले आपको करना है स्कोर बूस्टर। ये जो टॉपिक्स है ना, ये सारे आपके सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस होगी, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आ गए, ब्लड रिलेशन है, अल्फ़ाबेट सीरीज है, या मिसलेनियस क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। आपको पहले पजल्स नहीं उठानी है। कई लोग बोलते हैं कि पजल्स आप पहले कर लो, क्योंकि उसमें फिर 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको 4 पजल बना दो, 3 पजल्स आप पहले बना दो। अगर आप किसी पजल में अटक गए फिर क्या होगा? तो वो रिस्क हमें लेना ही नहीं है। हमें सबसे पहले बात तो वही होगी ना, आपने पजल 4 मिनट में आपने पजल बनाई, आपने क्वेश्चन सोल्व करके 4 मिनट में बनाए। और अगर सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन बना रहे हो तो उसको भी तो आप 3 साढ़े 3 मिनट में बना ही दोगे। तो बात तो वही होगी ना, हर क्वेश्चन है तो एक ही नंबर का, तो वो चीज़ हमें देखनी नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्कोर बूस्टर अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे ये। उसके बाद में हमें जाना है पजल्स में। अब पजल्स का सीक्वेंस क्या है, पजल्स में हमें कुछ मिलेंगी सिंगल वेरिएबल की और कुछ हमें मिलेंगी डबल वेरिएबल की। तो जनरली होता क्या है, 15 से 18 के लमसम यहाँ से आ जाएंगे। बाकी बचे हुए हैं ना जो क्वेश्चन 15 से 18 या 15 से 17 जो भी है, मतलब वो यहाँ से आएंगे। इसमें बेसिकली 3 से 4 पजल्स हमें मिलेंगी। उसमें से कुछ हमारी सिंगल वेरिएबल होंगी, कुछ होंगी डबल वेरिएबल। तो हमें उसमें भी पहले सिंगल वेरिएबल की पजल्स पहले उठानी है। और ये जो पजल्स हम उठा रहे हैं ना, ये भी हम हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से उठाएंगे कि पहले कौन सी अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि खेल तो टाइम का ही है ना। अब इसमें मान लो लीनियर अरेंजमेंट आ रहा है एक तरफ आ रहा है सर्कुलर, और अगर किसी की स्ट्रेंथ लीनियर में है तो वो पहले उसको उठाए, और अगर किसी की स्ट्रेंथ सर्कुलर में है तो वो पहले उसको उठाए, ना कि लीनियर को पहले उठाए। और ये अपनी अपनी स्ट्रेंथ सबको पता होती है कि मेरे को कौन सी चीज़ जल्दी मैं कर पाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप डबल उठाइएगा और कोशिश करिएगा लास्ट का 1 से 1.5 मिनट में ना आप तुक्के मार दें। जो बचे हुए क्वेश्चन है ना सारे, वो आप अटेम्प्ट कर दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमें चांस तो लेना पड़ेगा इसमें। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में एक तो सेक्शन रहेगा हमारा स्कोर बूस्टर का, जिसमें सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर या फिर रोंग नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इनके मैं मान के चलता हूँ कि 12 से 15 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे इनके, और इतने मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने प्रायोरिटी पे, सबसे पहले ये अटेम्प्ट करने। उसके बाद आपको जाना DI पे। तो DI पे माना कि आपको 2 DI आ गई पेपर में,
तो उसमें भी ना कुछ ऐसी होगी, एक तो मिलेगी आपको इजी और एक मिलेगी आपको मॉडरेट लेवल की। तो आपको जो इजी वाली है ना वो पहले उठानी है। आप इजी और मॉडरेट का कैसे पता लगेगा? मान लो सिंगल पाई DI दे रखी है तो वो इजी रहेगी, और डबल पाई DI दे रखी है तो वो मॉडरेट में काउंट हो जाएगी। इसी तरीके से आप बाकी DI में भी देख सकते हैं कि कौन सी इजी है कौन सी मॉडरेट लेवल पे। तो उसमें हमें इजी वाली पहले उठानी है और उसके बाद हमें मॉडरेट पे जाना है, और उसके बाद ये सब होने के बाद में फिर हम जाएंगे अरिथमेटिक में। अब अरिथमेटिक में सब सेक्शन में स्ट्रेंथ एक सी नहीं होती। किसी को टाइम स्पीड डिस्टेंस में पकड़ अच्छी होती है, किसी को SSCA में ज़्यादा मज़ा आता है सोल्व करने में, कोई टाइम एंड वर्क को ज़्यादा अच्छे से सोल्व कर पाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से करने हैं, क्योंकि इस सेक्शन में भी लगभग 8 से 10 के बीच में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने। इसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस क्वेश्चन को उठाएं और उसी को सोल्व करें, बाकी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट स्किप करें। जैसे मेंसुरेशन है, अगर किसी का टॉपिक ये वीक है, किसी को नहीं आता एरिया कैलकुलेट करना, तो उसको देखना ही नहीं है, छोड़ देना है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप छोड़ दें। वैसे ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है तो उसके क्वेश्चन अगर जनरली होता है कि वो बच्चों का वीक रहता है, वो ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जनरली ये टॉपिक वीक रहते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि इनको छोड़ देना, और जो अरिथमेटिक में जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्हीं को उठाइएगा, उन्हीं को पहले सोल्व करिएगा। DI आप इजी पहले उठाना, मॉडरेट वाली बाद में उठाना, और अगर दोनों इजी आ जाती है तो फिर तो बात ही क्या है। और स्कोर बूस्टर में मैंने बताया ये, इसके बिना तो पेपर निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। और ये क्योंकि स्कोर बूस्टर की अच्छी चीज़ क्या होती है, अगर आपने इनको टाइम पे बना लिए ना, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपकी स्पीड मैथ्स अच्छी है, तो ये आपको अच्छा खासा टाइम बचा के दे देते हैं बाकी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और लास्ट में इसमें भी यही करिएगा कि 1 से 1.5 मिनट बचा के रखिएगा तुक्के मारने के लिए, क्योंकि नेगेटिव है नहीं तो चांस लेना पड़ेगा। तो तुक्के हम भी मारेंगे, सब मारेंगे तब हम भी मारेंगे। अब जो मैंने प्रो टिप की बात करी थी उसकी बात कर लेते हैं। प्रो टिप में सबसे पहले ये है कि आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना। जैसे मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि कोई बोल रहे हैं आपको 56 प्लस अटैम्प्ट करने हैं, कोई बोल रहा है आपको 60 अटैम्प्ट करने हैं, मतलब इतने तो लाने ही लाने हैं, इसके बिना सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो माना कि सिलेक्शन नहीं होगा इसके बिना, पर उसमें एक कंडीशन होती है कि एग्ज़ाम उसी लेवल का है जिस लेवल का 2023 में आया था। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक RBI का एग्ज़ाम था, ईयर तो मुझे शायद याद नहीं, 2021 का था शायद। तो वो पेपर बड़ा इजी आया था। तो उसमें प्रीलिम्स में आउट ऑफ 200 शायद 125 प्लस कट ऑफ गई थी। आई थिंक 128 जहाँ तक मुझे याद है, इसके आसपास कट ऑफ थी। तो बच्चों ने क्या किया, इस कट ऑफ को स्टैंडर्ड मान लिया कि 128 नंबर तो आने ही चाहिए। जो टेस्ट सीरीज वाले थे उन्होंने जो टेस्ट बनाए थे प्रैक्टिस के लिए वो भी उसी लेवल के बना दिए, उसमें भी वो यही कट ऑफ दिखा रहे 128 नंबर आने चाहिए। फिर क्या हुआ, RBI ने 2022 में एक खेला खेल दिया बच्चों के साथ। उसने पेपर का लेवल इतना टफ कर दिया कि कट ऑफ सीधी 67 आ गई। अब इस एक साल में इसमें क्या हुआ, जो बच्चे ये मान के चले थे कि मुझे 125 अटैम्प्ट करने हैं, 125 प्लस नंबर तो आने ही चाहिए, और वो ये चीज़ लेके दिमाग में पेपर में बैठे थे, तो जैसे पेपर शुरू हुआ ना तो उनको ये समझ में आ गया कि 125 पे तो पहुंचेंगे नहीं हम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 60 से 70 के बीच में उन्होंने अटैम्प्ट किए, फिर उन्होंने तुक्के मारने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट था यहाँ पहुँचना। तो उस पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो सब फेल कर गए। पर इस पेपर में पास कौन किया, जिसने पेपर को बिल्कुल कामली अटेंड किया, जिसको भरोसा था अपनी तैयारी पे, और उसने उस पेपर को उसी हिसाब से देखा जिस लेवल का वो पेपर था। अगर टफ था तो टफ देखा, इजी था तो इजी देखा। उसका टारगेट ये था कि मुझे अपने अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करना है, ना कि 125 को हम पहुंचना है, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके पेपर के लेवल के। तो हमारा टारगेट, हमें कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना, हमारा होना चाहिए कि हम मैक्सिमाइज करेंगे हमारे अटेम्प्ट्स को। खैर नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हम अटेम्प्ट हम बढ़ाएंगे ही, पर ये जनरली हमें, मतलब ये चीज़ हमें दिमाग में लेके नहीं जानी। हो सके पेपर इतना ईजी आ जाए कि कट ऑफ 65 प्लस चली जाए और आप खुश हो जाओगे कि मैं तो 56 प्लस तो मेरे आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? तो ये चीज़ हमें करनी नहीं है, ठीक है। और ये एक चीज़ है जो बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती है कि यार क्वेश्चन को स्किप कैसे करें, नहीं ईगो पे ले जाते हैं। ईगो पे नहीं लेके जाना है,
माना कि कोई चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो SICI का है, एक तरफ मान लो कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको बहुत अच्छे से आता टॉपिक, और SICI आपको उतना अच्छे से नहीं आता, पर इसका क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जल्दी बन जाएगा। ये मान लो आपने 40 सेकंड में बना सकते हो, और इसको आप मान लो 60 सेकंड में बना सकते हो, और एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इसको छोड़ दो, इसको अटेम्प्ट कर दो। ये मत रखो कि मेरा तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इसी को बनाऊंगा। ईगो पे रखोगे तो 1 नंबर कम हो जाएगा आपका टारगेट वहां पे नंबर लेके आना है। और एक चीज दिमाग में रखना, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है, चाहे वो कितना ही आसान हो चाहे कितना ही टफ हो। तो क्वेश्चंस को स्किप कर देना बिना किसी गिल्ट के, अगर आपको लगता है कि वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो। और ये 2 चीज़ें हैं जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सबसे पहले जाते पूरा सिस्टम चेक कर लेना, कीबोर्ड, माउस और डेस्कटॉप सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो बोल के उसको इन्विजिलेटर को बोलना कि चेंज कर दो भाई साहब इसको, क्योंकि 1 घंटे के टाइम में अगर 3-4 मिनट उसने लगा दिए ना बीच में, तो आप पेपर से आउट हो। फिर नहीं है, फिर तो तुक्के मारने पड़ेंगे फिर। और एक ये चीज़ नहीं करनी है, ओवर थिंक वाली चीज़। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे किसी बच्चे के मान लो 3-4 क्वेश्चन एक साथ टफ आ गए, और वो उन क्वेश्चन में मान लो अटक गया, और उसने अपने 5 से 7 मिनट उसमें ख़राब कर दिए। हालांकि उसने अटेम्प्ट भी किए, क्वेश्चन नहीं बन भी गए, पर उसने टाइम ज़्यादा लगा दिया। तो वो क्या करेगा, इसी चीज़ को दिमाग में लेके बैठा रहेगा, और आगे वाला जो बचे हुए जो उसका 13-14 मिनट है ना, उसको ख़राब कर देगा वो। सेम ये चीज़ होती है सेक्शन के साथ में। मान लो आपका क्वांट का सेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, मान आपने कि क्वांट में 18 अटेम्प्ट करे, तो इस चीज़ को रीजनिंग में लेके मत जाना कि आपने क्वांट में 18 अटेम्प्ट करे, रीजनिंग में नहीं कर पाओगे। हो सकता है रीजनिंग में आप इतनी अच्छी कर दी, आपने रीजनिंग के 35 के 35 बना दिए। तो ये ओवरथिंक वाला काम भी ये नहीं करना हमें पेपर में। और ये जो कट ऑफ वाली मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ तो आप है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये दिमाग में कोई टारगेट लेके मत जाना बच्चों, कि नहीं तो लोग जैसे टीचर बोल रहे हैं सभी लोग कि 55+, 56+, वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या रहेगा, और पेपर का लेवल किसी को नहीं पता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, मुझे मैक्सिमाइज करना है, मुझे जो क्वेश्चन आएगा मैं करता जाऊँगा, और मुझे लास्ट में जाके पता चलेगा अरे यार ये तो पेपर आसान था। तो उम्मीद है चीज़ें समझ आई होंगी, इसको फॉलो करिए। और हमने 2 सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी हैं, एक तो इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए LIC की, जो अभी आपके मेंस में काम आएंगी, और एक DI मास्टर क्लास स्टार्ट कर रखी है, तो इनको भी जाके देखिएगा, पर ऑब्वियसली अपने LIC एग्ज़ाम के बाद में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।